तो बच्चों नमस्कार। आज हम सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर के माइनर वेटनरी सर्जरी में लेसन नंबर 17 यानी एब्सिस के बारे में पढ़ेंगे। एब्सिस ABSCESS एब्सिस। एब्सिस आपने क्लिनिक्स में या गौशाला में जब जाते हो तो आपने देखा होगा एब्सिस का ट्रीटमेंट। यानी एक आपने पढ़ा होगा पस, डेड सेल्स जो होती है, चोट लगती है उसके बाद में जो डेड सेल्स है उससे जो बनते हो पस, जैसे रस्सी बोलते हैं, रस्सी अपने लोकल लैंग्वेज में रस्सी बोलते हैं, इंग्लिश में पस बोलते हैं। तो शरीर के किसी भाग पर, पशु के या इंसान के शरीर के किसी भाग पर एक असाधारण कैविटी बन जाती है, गुहा, असाधारण कैविटी बन जाती है जिसमें मवाद भरी हो, यानी रस्सी या मवाद या पस भरी हो, तो उसको एब्सिस बोलते हैं। उसको एब्सिस बोलते हैं। यानी एक असाधारण कैविटी बनती है शरीर पे किसी भाग पे और जिसमें पस भरी हो, उसको एब्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो एब्सिस की डेफिनेशन हो गई। अब ये जो एब्सिस है, एक एबनॉर्मल कैविटी बनी हुई है शरीर के बाहर, उसके 3 भाग होते हैं। उसके 3 भाग होते हैं। एक भाग उसकी बाह्य दीवार है जिसे एब्सिस की वाल बोल सकते हैं। एब्सिस की वाल है जो एब्सिस पस के चारों तरफ एक वाल है जिसको एब्सिस वाल बोलते हैं। उसके नीचे एक झिल्ली होती है, झिल्ली पायोजेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो पस की ही बनी होती है। वो पायोजेनिक मेम्ब्रेन है और उसके अंदर यानी कैविटी के अंदर तीसरी चीज़ वो है पस है। पस यानी मवाद भरी होती है। तो ये कैविटी के यानी एब्सिस के 3 भाग हो गए। अब आप आगे अपने ये देखेंगे कि मवाद यानी ये जो मवादयुक्त सूजन है ये मुख्य रूप से किन किन जीवाणुओं द्वारा बनती है। यानी ये पस जो बनती है ना, ये जीवाणु से ही बनती है। जीवाणु ही उसमें पनपते हैं जो सेल को डैमेज करके और उसके बाद में उसको पस में कन्वर्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो पस फॉर्मेशन करते हैं, उसमें एक तो है कोराइनी बैक्टीरियम। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम है। कोराइनी बैक्टीरियम, स्यूडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और एस्चेरिचिया कोलाई, एक्टिनोमाइसिस बोविस, और कभी कभी जो है ये मर्क्यूरी क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ये रसायन जो होते हैं इनसे भी एब्सिस फॉर्मेशन हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा जो मवाद लंबे समय तक अगर नहीं निकलता है, जैसे मान लो किसी के पशु के स्वेलिंग हो गई, अगर आपने उसको टाइम पे देख लिया, मालिक ने आपको बता दिया, आपके पास लायर, आपने उसका सही डायग्नोसिस कर दिया कि ये पस है, तो आप उसको पस को जो भी इंसाइज करके आगे आपको इसका उपचार बताएंगे तब आपको पता लगेगा, उसको इंसाइज करके पस को निकाल देते हैं। अगर कई बार क्या होता है कि ये जो पस, लिक्विड पस जो है, ये काफ़ी लंबे टाइम तक उस कैविटी में रहती है, मतलब 20 दिन 25 दिन। तो फिर शरीर का उत्तक क्या करते हैं, शरीर के टिश्यू जो है वो उस आपके जो तरल पदार्थ है ना जो पस का, उसको अवशोषित कर लेते हैं। टिश्यूज उसको अवशोषित कर लेते हैं। तो उससे क्या है कि ठोस गड्ढा यानी अर्ध ठोस, सेमी सॉलिड पस रह जाते हैं, जिसको फिर क्या बोलेंगे मैं, केजिएटेड पस कहते हैं उसको। केजिएटेड पस यानी एक तो होता है लिक्विड और एक होता है थोड़ा, मतलब क्या है कि लिक्विड से थोड़ा ऊपर यानी गाढ़ा हो जाता है वो, तो उसको केजिएटेड पस बोलते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक, इससे भी ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर पस कैविटी में रह जाती है तो उसको नहीं खोलते अगर अपने, तो वो गाढ़ी मवाद जो है, केजिएटेड पस जिसे अपने पहले बोलते थे, उसके चारों तरफ जो टिश्यूज है वो एक कैल्शियम की परत बना लेते हैं। कैल्शियम की परत बना लेते हैं उसके चारों तरफ। ठीक है, तो ये पस को अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया एब्सेस को तो ये कंडीशन आ जाती है। अब आप देखोगे इसके एब्सेस के कितने क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। एब्सेस के प्रकार क्या क्या है, तो एब्सेस के प्रकार जो है, एक तो उसकी
स्टेज पे है कि वो एब्सेस बने कितने दिन हो गए, उसके आधार पे तो उसको कहते हैं एक्यूट या हॉट एब्सेस, और एक होता है क्रोनिक या कोल्ड एब्सेस। हॉट एब्सेस इसलिए कहते हैं कि वो आज या कल में हुआ है, यानी उसको एब्सेस को 1 या 2 दिन पहले ही वो एब्सेस बना है, 1-2 दिन में बना है, इसलिए उसको एक्यूट बोलते हैं। और हॉट इसलिए बोलते हैं कि उस टाइम उसमें जो है एब्सेस जो होती है वो आप हाथ लगाओगे तो वो गर्म लगेगा आपको, इसलिए उसको हॉट बोलते हैं। सेकंड होता है कोल्ड या क्रोनिक एब्सेस, जिस एब्सेस को काफ़ी दिन हो जाते हैं, जैसे मान लो 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, तो वो क्रोनिक हो गया ना, वो क्रोनिक हो गया। उसको क्रोनिक का मतलब वो आप उसको हाथ से अगर ऐसे महसूस करोगे तो वो ठंडा लगेगा, यानी वो गर्म नहीं होगा, क्रोनिक जो होगा वो ठंडा होगा, इसलिए इस एब्सेस को बोलते हैं क्रोनिक या ठंडा, कोल्ड। एक होता है उसकी पोजीशन के आधार पे, सुपरफिशियल है या डीप है। सुपरफिशियल जो है एब्सेस शरीर के ऊपरी सतह पे होती है, और जो डीप एब्सेस है शरीर के आंतरिक या गहरे भाग में बनता है, इसलिए इसे गहरा एब्सेस या डीप एब्सेस बोलते हैं। बहुत गहरा होता है, जैसे मान लो सुपरफिशियल ऊपरी साइड में दिक्कत ठीक है, लेकिन बहुत डीप होता है शरीर में या ऑर्गन्स की साइड में, जहाँ कैविटी में, तो उसको डीप एब्सेस बोलते हैं। फिर उसकी संख्या के आधार पर उसका वर्गीकरण है मल्टीपल एब्सेस। मल्टीपल एब्सेस का मतलब है शरीर के कई अंगों के भागों में एक एब्सेस तो एक जगह बन गई, वो तो एक एब्सेस हो गई, लेकिन शरीर के कई अंग जैसे है उसमें कई भाग पर छोटे छोटे आकार के एब्सेस हो जाते हैं। मतलब एक एब्सेस हो गया, फिर सेकंड, जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, यहाँ एब्सेस हो गया, फिर यहाँ हो गया, यह एब्सेस अलग हो गया, यहाँ हो गया, तो ये एब्सेस जो है वो उसको बोलते हैं मल्टीपल एब्सेस। अब आप लोग ये जब फील्ड में जाओगे या आप क्लिनिक्स में जाओगे या जैसे गौशाला में जाते हो, तो एब्सेस अमूमन किस जगह पे मिलती है, मतलब शरीर के किस भाग पे एब्सेस ज़्यादा पाई जाती है। तो जैसे मतलब अपने केटल है, गाय भैंस है, गाय में भैंस में अमूमन जो है एब्सेस आपको मिलेगी, या तो ये जो बैल है, बैल को गाड़े में जोड़ते हैं या हल जोड़ते हैं उसे, तो उसका जुआ लगाते हैं, पंजाड़ी बोलते हैं जिसको, पंजाड़ी बोलते हैं। तो वो जो आपका हम्प है ना, उसके आगे रहता है, हम्प के आगे, उस जगह पे हमेशा रहने से, कंटिन्यूस रहने से उस जगह पे स्वेलिंग हो जाती है और उसमें पस पड़ जाते हैं, तो उसको एब्सेस बोलते हैं। ये योग गाल बोलते हैं इसको। योग का मतलब जुआ है, जो पंजाड़ी जिसे बोलते हैं उसको योग बोलते हैं, वायु के योग, और उससे जो एब्सेस बनती है वो योग एब्सेस। तो एक तो ये जगह होगी, एक अडर में एब्सेस बनती है, अडर वाला एरिया जो है, अडर में उसका उभार वहाँ, और बाकी एब्सेस वैसे किसी भी ऑर्गन में कहीं भी बन सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर अमूमन ये जगह होती है जहाँ पे एब्सेस बनती है। और घोड़ों में क्या है, उसके शोल्डर पे सब मैक्सिलरी पोस्ट फेरेंजियल लिम्फ नोड्स, सब मैक्सिलरी और फेरेंजियल लिम्फ नोड्स, ये सब मैक्सिलरी नीचे ये जगह जो है, यहाँ पे जो लिम्फ नोड होती है उनकी भी एब्सेस घोड़ों में बनती है। ये जगह घोड़ों में है। कुत्तों के अंदर मेमोरी ग्लैंड और एनल रिंग, मतलब एनस होती है ना, उसकी रिंग जो है उसके चारों तरफ भी एब्सेस कुत्तों में बन सकती है। तो ये उनके अभी आपने ऊँटों में देखा होगा, ऊँटों में सेडल गाल बोलते हैं। सेडल गाल का मतलब पहले पुराने टाइम में पलान रखते थे, पलान बैठने के लिए पलान होता था, या मान लो जब हल जोतते थे तो तांगड़ पट्टियाँ बोलते थे अपनी लोकल लैंग्वेज में, वो लगाते थे, तो कंटिन्यूस लगे रहने से फिर वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती थी, उसमें पस पड़ती थी। तो ये सामान्य रूप से उनके स्थान है। अब आपको एक मेन काम ये करना है कि आपको इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब है ये स्वेलिंग कोई और भी हो सकती है, इस तरह की स्वेलिंग कुछ और भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो एब्सेस ही हो, वो हेमेटोमा भी हो सकता है, सिस्ट भी हो सकती है। तो ये किन से आप डिफरेंशिएट करोगे, इसको अपने डिफरेंशिएट करना है सिस्ट से, हेमेटोमा से, हिर्निया से और ट्यूमर से।
ठीक है। अगर मान लो आप इसके लिए क्या करोगे, एक तो उसको दबा के देखोगे, दबाओगे उसको तो वो नरम होगा, तो वो लगता है कि पस है उसमें, ठीक है। लेकिन नरम जो है वो सिस्ट भी हो सकती है, नरम जो है वो हिमेटोमा भी हो सकता है। तो उसका एक्चुअल डायग्नोसिस करने के लिए अपने को एक स्टरलाइज नीडल देंगे, स्टरलाइज नीडल, और उसको पंक्चर करेंगे नीडल से, नीडल उसके अंदर इंसर्ट करेंगे और उससे जो फ्लूइड निकलता है उसको देखेंगे। अगर मान लो वो फ्लूइड में पस आती है तो ये एब्सेस है, ठीक है, एब्सेस है। अगर मान लो उसमें सीरियस फ्लूइड, साफ फ्लूइड आता है तो वो सिस्ट हो सकती है। सिस्ट में जो है हमेशा एक तो वो हमेशा एक सिस्ट जो है एक जैसी महसूस होगी सब जगह से, और उसमें दबाने पर दर्द नहीं होगा सिस्ट में, और उसमें फ्लूइड जो है वो साफ फ्लूइड निकलेगा या थोड़ा सा भूरे रंग का हो सकता है। अगर हिमेटोमा मतलब है खून का जमना, कई बार चोट लगती है ना ऊपर तो फिर खून जम जाता है और उससे फिर एडिमा टाइप हो जाता है, तो उसमें दबाओगे अगर उसको हिमेटोमा को तो सूजन जो है वो डफ की तरह मतलब सूजन होगी और ठंडी होगी, और उसमें हिमेटोमा वाले में क्रिपिटेड साउंड, कड़कड़ की आवाज़ आएगी, और ये चोट के तुरंत बाद आती है। और इसमें खून का थक्का या सीरम होगा इसके अंदर। और एक मतलब आपके होगा कभी कई बार हिरनिया होता है, हिरनियल रिंग बनती है। मैंने आपको गौशाला में बताया था हिरनिया जो है पेट का हिरनिया जो एक साइड में हाथ बाहर आ जाती है उसमें हिरनियल रिंग में से, तो हिरनिया भी हो सकता था। अगर हिरनिया का आप क्या करोगे, हिरनिया का जो डायग्नोसिस ये है, उसको आप अंदर की साइड में दबाओगे, शरीर के अंदर की साइड में यूँ धकोगे ना, धकेलोगे ऐसे हाथ से, तो वो रिंग में से इंटेस्टाइन जैसे होती है उसमें तो अंदर चली जाएगी, तो वो स्वेलिंग है वो सबसाइड हो जाएगी, जैसे आप छोड़ोगे वापस हो जाएगी। अगर उसको आप नीडल से पंक्चर करोगे तो उसमें से पानी या सीरम या खून नहीं आएगा, उसमें से फीकल मटेरियल या आंत बाहर आ जाएगी। ज़्यादा लगा दे तो आंत का टुकड़ा दिखेगा, या मल आता है, मल फीकल मटेरियल जो होता है उसके आंत के अंदर वो आएगा बाहर, तो इसका मतलब वो आंत है। तो इसका मेन तो जिसका डायग्नोसिस करने का तरीका है, उसको अंदर की साइड में धकेलो ताकि वो अंदर चली जाएगी आंत, तो वो हिरनिया है। और अगर मान लो सुई जो है बहुत ही कठिनाई से घुसती है अंदर, उसके ट्यूमर स्वेलिंग में बहुत कठिनाई से सुई घुसती है और कुछ भी नहीं आता है, तो वो ट्यूमर है, गांठ है, गांठ जिसे बोलते हैं, ट्यूमर हो गया, गांठ हो गई, वो है। अब इसके जो ये तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस था जो आपको करना था कि भाई ये एब्सेस है या ट्यूमर है या सिस्ट है या हिमेटोमा है, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या है, एब्सेस के लक्षण, एब्सेस के लक्षण ये है कि एक तो एक सूजन आएगी और पहले आप उसको छूओगे, एक्यूट है तो गर्म होगी, क्रोनिक है तो ठंडी होगी, और छूने पर दर्द महसूस होगा, एब्सेस में दर्द महसूस होगा। धीरे धीरे जो एब्सेस का मिड पॉइंट होता है, जो मिडल पॉइंट का मतलब है ये एब्सेस है, ये मेरे शरीर पे कहीं एब्सेस होगी, सपोज करो ये एब्सेस का, ये मेरा शरीर नीचे ऊपर एब्सेस बढ़ गई, तो ये मिडल पार्ट जो है ये सॉफ्ट होगा, एब्सेस का मिडल पार्ट जो है वो सॉफ्ट होता है, और जिसे अपना सेंट्रल पार्ट बोलते हैं, बीच का भाग, वो सॉफ्ट होगा। और कई बार क्या होता है कि ये इतना सॉफ्ट हो जाता है कि एब्सेस अपने आप फूट जाता है उस जगह से, मिडल पार्ट से जहाँ वो सॉफ्ट होता है वहाँ से अपने आप फूट जाता है और मवाद बाहर निकलने शुरू हो जाती है। इसका लास्ट में आता है उसका उपचार क्या है। तो इसका उपचार ये है कि जब आपको पता लग जाए कि एब्सेस है, अगर वो एब्सेस पूर्ण रूप से पका हुआ है, पकना मतलब एब्सेस पूरा पक चुका है, नीडल लगाओगे तो पता लग जाएगा। अगर वो पूरा पका हुआ है तो हाथ से दबाओगे तो वो बिल्कुल नरम होगा, मिडल में एक पॉइंट टाइप बना होगा, उंगली से देखोगे दबा के तो पॉइंट बना होगा। अगर वो मान लो पूरा पका हुआ नहीं है तो आप उसको
पकाने का काम करो। पकाने का नमक लेके ना एक कपड़े में गर्म करके थोड़ा नमक उसके ऊपर टकोर करते हैं उसकी, या आयोडेक्स लगा देते हैं, आयोडेक्स लगा देते हैं, उससे वो पक जाता है। जब वो पक जाता है एब्सेस, तो जहाँ पर वो नरम या पॉइंटेड नरम हो गया पॉइंट, वहाँ से आप उसके स्केल पर से इंसाइज कर दो और पस को बाहर निकाल दो। पस को बाहर निकाल के उसको लाल दवाई जो डाइल्यूट सोल्यूशन उससे उसको इरिगेटर से नली डाल के अंदर बिल्कुल साफ कर लो, और फिर उसको स्ट्रॉन्ग पीपी, स्ट्रॉन्ग पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट, ऐसी चीज़ें जिससे वो मतलब क्या है वहाँ से पोटराइज हो जाए, यानी उसको नष्ट करना है पाइजनिक मेम्ब्रेन को। तो ये चीज़ें उसको में डाल के आप मतलब क्या है पाइजनिक मेम्ब्रेन को नष्ट करोगे, तो जैसे उसमें टिंचर आयोडीन भी लगा सकते हो। बाद में टिंचर आयोडीन के बैंडेज में टिंचर आयोडीन लगा के बैंडेज को अंदर डाल दो, और ये उसे पट्टी कर दो, 1-2 दिन में उसमें रहेगी। उसके बाद में जब उसको निकालोगे तो बिल्कुल वो जो पोटराइज कर देगी, पाइजनिक मेम्ब्रेन को नष्ट कर देगी। और फिर आपको अगले दिन से जो केविटी बनी है उसको डाइल्यूट पीपी सॉल्यूशन से बढ़िया सफाई करके उसकी, और कोई एंटीसेप्टिक क्रीम, लोरेक्सिन क्रीम है या जो भी एंटीसेप्टिक क्रीम आती है, उनको गोज में लगा के उसको अंदर डाल के अच्छी तरह से एक बार पट्टी बांध दो। और ये अल्टरनेट डे पे पट्टी करते रहो। और साथ में क्या है, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी एब्सेस होती है तो पशु दर्द महसूस करता है, तो उसको एनाल्जेसिक इंजेक्शन भी लगा सकते हो, आप दर्द निवारक औषधि दे सकते हो। और जल्दी अगर मान लो आपको लगता है कि ये घाव हील हो जाए, तो आप उसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन दे सकते हो 4 से 5 दिन तक। तो ये इस तरह से एब्सेस का ट्रीटमेंट हो सकता है। धन्यवाद।